ओरेकल की बड़ी छटनी ने टेक इंडस्ट्री में हलचल मचा दी है। कंपनी ने करीब 30,000 कर्मचारियों की छटनी की है, जिसमें से लगभग 12,000 कर्मचारी भारत से हैं। इस फैसले ने आईटी प्रोफेशनल्स के बीच में चिंताओं की एक नई लहर पैदा कर दी है। इसका असर सिर्फ आईटी तक सीमित नहीं है, बल्कि वो सेक्टर भी दबाव में हैं जो ग्लोबल अनिश्चितताओं से प्रभावित हैं और खासतौर से एआई के आने के बाद से उसकी जद में आ रहे हैं। अब सवाल यह है कि क्या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नौकरियों पर वाकई में भारी पड़ रही है और सबसे ज्यादा खतरा किन प्रोफेशनल्स को है, कौन से सेक्टर्स को है, क्या कुछ आगे के लिए संकेत भी हैं? आज हम इसी विषय पर करेंगे चर्चा। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। मैं लौट रहा हूं मेहमानों के साथ। आप ये छोटी सी रिपोर्ट पहले देखिए। सुबह का वक्त था, मोबाइल पर नोटिफिकेशन आया, लेकिन ये कोई मीटिंग अलर्ट नहीं था। ये वो संदेश था जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। कंप्यूटर ऑन करने से पहले ही करियर पर फुल स्टॉप लग चुका था। दुनिया के छठे सबसे अमीर कारोबारी लैरी एलिसन की टेक कंपनी ओरेकल ने बड़े स्तर पर छटनी की है। कंपनी ने करीब 30,000 कर्मचारियों को नौकरी से बाहर कर दिया है। इनमें से लगभग 12,000 कर्मचारी भारत में काम कर रहे थे। ये संख्या इसलिए अहम है क्योंकि भारत में ओरेकल की कुल वर्कफोर्स करीब 30,000 के आसपास मानी जाती है। मंगलवार 31 मार्च की सुबह करीब 6 बजे कर्मचारियों के इनबॉक्स में टर्मिनेशन लेटर पहुंचे। मेल में साफ लिखा था, आज आपका आखिरी वर्क डे है। कुछ ही मिनटों बाद कंपनी के सिस्टम से उनका एक्सेस बंद कर दिया गया। न पहले से कोई संकेत मिला और न ही मानसिक तैयारी का मौका। कंपनी ने मेल में लिखा, मौजूदा कारोबारी जरूरतों को देखते हुए संगठन में बड़े स्तर पर बदलाव किए जा रहे हैं। इसी प्रक्रिया के तहत आपका पद समाप्त किया जा रहा है। चिंता यही नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो ओरेकल अगले महीने छटनी का दूसरा दौर भी शुरू कर सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी तक इस पर आधिकारिक तौर पर कोई वजह सार्वजनिक नहीं की है। आईटी एक्सपर्ट्स इसे इनविजिबल ले ऑफ कह रहे हैं, यानी बिना बड़ी घोषणा के धीरे धीरे कर्मचारियों की संख्या घटाना। एक्सपर्ट्स के मुताबिक बीते 3 महीनों में अकेले अमेज़न, मेटा और डेल में हजारों नौकरियां गई हैं और अगर पूरी टेक इंडस्ट्री को देखें तो ये आंकड़ा 90,000 से ज्यादा पहुंच चुका है। असल वजह क्या है, इसे भी जान लीजिए। विश्लेषकों के मुताबिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर पर तेजी से बढ़ता निवेश, कंपनियां अरबों डॉलर एआई डेटा सेंटर्स और हाई परफॉर्मेंस कंप्यूटिंग पर खर्च कर रही हैं और इस कीमत पर मानव संसाधन घटाया जा रहा है। सबसे ज्यादा खतरा रूटीन टेक्निकल सपोर्ट, पारंपरिक डेवलपमेंट, मैनुअल टेस्टिंग और ऑपरेशन से जुड़े प्रोफेशनल्स पर है। वहीं एआई, डेटा साइंस, क्लाउड आर्किटेक्ट और साइबर सिक्योरिटी जैसी स्किल्स भविष्य की सबसे मजबूत ढाल बन रही है। ओरेकल की ये छटनी सिर्फ एक कंपनी का फैसला नहीं, ये उस बदलाव की झलक है जिससे पूरी टेक इंडस्ट्री गुजर रही है। अब सवाल नौकरी जाने का नहीं, खुद को समय के हिसाब से ढालने का है, क्योंकि टेक की इस नई दुनिया में जो बदलेगा वही बचेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए बातचीत करते हैं, संकेतों को समझने की कोशिश करते हैं इस ले ऑफ के बाद जो निकल करके सामने आ रहे हैं। हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान अशांक देसाई सर, हमारे साथ जुड़ चुके हैं, फाउंडर एंड सीईओ मैस्टेक लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं प्रांशु उपाध्याय जी, रीजनल डायरेक्टर माइकल पेज इंडिया के। प्रांशु जी बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो पे। गुड इवनिंग। और हमारे साथ हैं आदित्य मिश्रा जी, डायरेक्टर एंड सीईओ CIEL HR के। बहुत बहुत स्वागत है मिश्रा जी, गुड इवनिंग आपका भी शो पे। अशांक सर, थोड़ा समझाइए ये जो फिलॉसफी जो आजकल आत्मसात कर रही है पूरा का पूरा आईटी इकोसिस्टम हमारा, डू मोर विद फ्यूअर इंजीनियर्स, ये उसी की ये कड़ी है। लीनर वर्कफोर्स मॉडल की तरफ एक कदम है सर, या संकेत कुछ बुरे हैं इससे? देखिए, मैंने आपकी चैनल पे भी बात की है पहले से, और बात ऐसी है कि जो इवोल्यूशन हो रहा है एआई का और उसका इम्पैक्ट जो जॉब पे हो रहा है और बिजनेस पे भी हो रहा है, वो एक लार्जर सिस्टम के हादसे से देखना चाहिए आपको। द फर्स्ट
इम्पैक्ट जो है वो आपको निगेटिव दिख रहा है। मगर कोई भी प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट आज जो आईटी में हुई है 30-40 वर्ष में, उसमें कॉस्ट रिडक्शन हो गया है और एआई में भी वही होने वाला है और हो रहा है। और एक कॉस्ट रिडक्शन से बात ऐसी हो जाती है कि डिमांड जो होती है वो बढ़ जाती है। और आज तक ऐसा हुआ है कि कॉस्ट 10% रिडक्शन हुआ तो डिमांड तो 20-30% बढ़ गया है। अब आज समझो, अब हमारा हमारा टोटल रेवेन्यू था 40 बरस पहले $50 मिलियन आईटी इंडस्ट्री का। आज 300 बिलियन हो गया है। इसका मतलब प्रोडक्टिविटी कम नहीं हुई है, प्रोडक्टिविटी करीबन मेरे ख्याल से 1000 गुना हो गई है। 40 बरस की बात कर रहा हूँ मैं। मगर डिमांड बढ़ गया है 10 लाख गुना। तो मैं समझता हूँ ये जो सब हो रहा है, निगेटिव पार्ट पहले आ रहा है और वो कंसर्न तो है। बात ऐसी नहीं है कि कंसर्न नहीं है, हमें देखना चाहिए। मगर आपको और एक आंकड़ा देता हूँ मैं। आज कुल अमेरिका में टैक्स सेक्टर में करीबन 10 मिलियन लोग एम्प्लॉय हैं। 10 मिलियन। उसमें से एंटरप्राइज सॉफ्टवेयर जो कंपनियां हैं, जो ऑरेकल और माइक्रोसॉफ्ट जैसे, उसमें 2 मिलियन लोग काम कर रहे हैं। या तो वो 2 मिलियन में से करीबन 70% जो एम्प्लॉयमेंट है वो छोटे छोटे कंपनी में है। सैस कंपनियां है, सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट कंपनियां की बात कर रहा हूँ। तो ये सारे नंबर हैं, वो ये बैकग्राउंड पे देखना चाहिए आपको कि एक कंपनी के लिए बड़ा आंकड़ा है ये, मैं समझ सकता हूँ। इट्स अ बिग नंबर, बट यू शुड सी इट इन ओवरऑल। अभी जो कंपनी ने तो बात की है कि यस दे वांट टू इन्वेस्ट इन एआई एंड डेटा सेंटर और दैट सेविंग विल पुश, दैट्स देयर बिजनेस डिसीजन। हम तो उसके बारे में बात नहीं कर सकते। मगर मुझे लगता है कि आपने जो ओवरऑल निगेटिव इम्पैक्ट लिया है उसकी बात तो आपको ओवरऑल सिस्टम और टाइम फ्रेम में करनी चाहिए बस। राइट सर, मैं इसको और बेहतर तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे। बट आज जैसा आप बता रहे हैं सर कि वर्कफोर्स रिडक्शन से बिलियंस बचाकर कैपिटल प्रोजेक्ट फंड किए जा रहे हैं। मे बी शायद ये एक स्ट्रक्चरल चेंज की तरफ हो। बट एक सवाल ये भी आता है कि तरीका जो है मास ले ऑफ्स का, आप ईमेल करते हैं, कोई मीटिंग नहीं, एचआर मीटिंग में भी कोई बातचीत इस पे नहीं हुई। मैं इस पर भी आऊँगा, लेकिन मैं थोड़ा सा इसके रीजंस को और गहराई से समझना चाहूँगा। प्रांशु जी, थोड़ा सा हमें समझाइए, क्या वाकई में कंपनीज ट्रेडिशनल वर्कफोर्स कम करके एआई इंफ्रास्ट्रक्चर फंडिंग बढ़ा रही हैं, ये रीज़न है, या कुछ दूसरे रीजन आपको दिखाई दे रहे हैं? थैंक यू दीपक जी। देखिए, ये एक वैलिड रीज़न है। अभी अगर आप ओरेकल का केस लें जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं, तो इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन इनकी एआई इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग एक क्वेश्चन मार्क थी। इन कंपनीज को, इन्वेस्टर्स को भी दिखाना होता है कि किस तरीके से ये लोग एक प्रोजेक्ट को फंड करेंगे। और जो भी कंपनीज आजकल एआई की रेस में ज्वाइन नहीं कर रही हैं, उनको ये हमेशा डर लगा रहता है कि वो रेस में पीछे ना रह जाएं। तो ये एक तरीका था एक नया रेवेन्यू स्ट्रीम ज्वाइन करने का, कि उन्होंने अपना ऑपरेशनल कॉस्ट कट किया है। ये देखिए कि ये डिसीशंस एक तरीके से रिवॉर्ड भी हो रहे हैं, क्योंकि अगर आप मार्केट को देखेंगे तो मार्केट इस डिसीजन के बाद ओरेकल का स्टॉक थोड़ा सा ऊपर ही बढ़ा है। तो वो जो एक फंडिंग वाला एंगल है वो है। आपने शुरू में ये भी बात कही थी कि कौन सी नौकरी जो है वो सबसे ज़्यादा एट रिस्क रहेंगी। देखिए, जो भी लोग काफ़ी ट्रेडिशनल रोल्स में हैं, जो कि इजीली रिप्लेसेबल हैं, जिसमें कि ह्यूमन डिसीजन मेकिंग काफ़ी कम अवेलेबल है, उसका इंटरफेरेंस काफ़ी कम है, वो रोल सारे रिप्लेस किए जा सकते हैं एआई से। और वहाँ हमने देखा है कि छटनी शुरू भी हो गई है। तो एज अ प्रोफेशनल, क्योंकि जो दर्शक इसको देख रहे हैं उनके लिए क्या रेलेवेंस है, कि आपको एक कॉन्स्टेंट अपस्किलिंग और लर्निंग का जो ट्रेंड है वो रखना ही है। देखिए, जब एआई का इंफ्रास्ट्रक्चर एक्सपैंड होगा तो भी उसमें काम करने के लिए लोग ही चाहिए। जो भी ये सारा इन्वेस्टमेंट जा रहा है उसको काम करने के लिए और चलाने के लिए भी लोग ही चाहिए। तो डिपेंड करता है कि अगर आप ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर स्किल्स के साथ बैठे हुए हैं और अपने आप को अपस्किल नहीं कर रहे हैं, तो आप चाहे ओरेकल में हो, चाहे आप मेटा में हो, चाहे आप किसी भी कंपनी में हो, आपका जॉब एट रिस्क रहेगा ही, आज नहीं तो कल।
एब्सोल्युटली। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो सेक्टर्स जो कि वनरेबल हैं और जो इजीली रिप्लेसेबल हैं, वहाँ पर एक थोड़ा सा खतरा तो बन रहेगा। बट आदित्य मिश्रा जी, कुछ एथिकल कंसर्न भी उभरते हैं इस तरह के मास ले ऑफ से। जैसे मैं पढ़ रहा था, ये अर्ली मॉर्निंग ले ऑफ्स ईमेल मिली हैं लोगों को 5-6 बजे। मीडिया रिपोर्ट्स बता रही हैं, कुछ एम्प्लॉय बता रहे हैं कि कोई एचआर डिस्कशन नहीं हुआ, कोई मैनेजर मीटिंग्स नहीं हुई। तो ठीक है, मे बी ले ऑफ्स हो रहे हैं, कोई बड़े स्केल का रीस्ट्रक्चरिंग हो रहा है, कंपनीज की स्ट्रैटेजी चेंज हो रही है, हम सब समझ रहे हैं। बट देर इज़ अ वे, आई मीन इस तरह से 20-20 साल पुराने आप एम्प्लॉयज़ को जो है वो आप ले ऑफ का लेटर थमा देते हैं। तो कुछ एथिकल कंसर्न भी इससे निकल रहे हैं सर? थैंक यू दीपक जी। ये देखिए, ये जो हमने देखा ओरेकल के केस में हुआ है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज में पहले से भी किया हुआ है, लेकिन ये एक लार्ज स्केल में हुआ है, तो इसलिए ये अभी स्पॉटलाइट पर है। लेकिन मैं ये आपके साथ एग्री करूंगा कि मोरली स्पीकिंग, कल्चरली स्पीकिंग, जैसे कि हमारा इंडियन नॉर्म्स हैं, तो ये सब नॉर्मली हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं। कोई भी इंडियन कल्चर में ऐसा करना, मतलब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन करे तो उसका एम्प्लॉयर ब्रांड के ऊपर नेचुरली इम्पैक्ट आता है। लेकिन ये यूएस में ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो कंपनी का कल्चर, कंपनी का मैनेजमेंट का थिंकिंग, ये सब डिसाइड करता है। पहले हमने देखा हुआ है कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज, छोटे कंपनीज, जब उनका 70% वर्कफोर्स, 50% वर्कफोर्स को ईमेल पे फायर कर दिया, ले ऑफ कर दिया, स्ट्रेटेजी चेंज हो रहा है, नया पिवटिंग हो रहा है, वो सब के कारण में, लेकिन वो कंपनीज का जो ब्रांड के ऊपर काफी आंच आया। तो उनको फ्यूचर में एम्प्लॉय को अट्रैक्ट करने के लिए, टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए, वो तो इम्पैक्ट रहेगा, उनको थोड़ा ऑब्स्टेकल्स फेस करने ही होंगे। ये मेरा मानना है। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। देसाई सर, आपको भी लगता है सर कोई नोटिस नहीं, शॉर्ट नोटिस कट्स, आई मीन इस तरह से एम्प्लॉयज़ एक तरह से डिनाई कर दिए जाते हैं, उनको टाइम नहीं दिया जाता है टू प्रिपेयर फाइनेंशियली और इमोशनली, और ये एक तरह से ये क्लैशेस बताता है विद द आइडिया ऑफ फेयर वार्निंग एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशंस में, जिसकी शायद हम कॉर्पोरेट इकोसिस्टम में कल्पना नहीं करते हैं। तो क्या आपको लगता है सर कि ये जो प्रेशर आ रहा है एआई के आने के बाद, या जो भी जैसा हम बात कर रहे हैं कि भाई स्ट्रक्चरल चेंजेस के दौर से गुजर रहा है, बट इसमें कुछ मोरालिटी, एथिक्स, क्या ये भी पीछे हो गए सर? मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई एक इंस्टेंस से हम कोई ऐसा जनरलाइजेशन कर सकते हैं। हर एक कंपनी का क्या सिचुएशन है उसके बारे में मैं तो कमेंट नहीं कर सकूंगा, मगर आईटी कंपनियां जो है आज, और हम जो 6 मिलियन लोग हमारे इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, 60 लाख लोग काम कर रहे हैं, उसका जो एक कल्चर है, उसका जो एक वैल्यूज है, वो आईटी इंडस्ट्री में बहुत साल से चल रहे हैं। इसीलिए तो हमारी ग्रोथ भी हुई है। और ऐसी बात नहीं है कि ऐसे कोई इंस्टेंसेस हुए हैं। तो मुझे लगता है कि एक जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा इसके बारे में। आईटी इंडस्ट्रीज आर वेरी पीपल कॉन्शियस, कल्चर कॉन्शियस, और सब देख के बात करते हैं। वो मैं इंडस्ट्री की तरफ से बात करूंगा और मेरी कंपनी की तरफ से भी, तो ऐसा जनरलाइज करना ठीक नहीं होगा। ऑलराइट सर, आई मीन ये सवाल इसलिए उठा क्योंकि ये सिर्फ पहली मर्तबा नहीं है। ओरेकल के बहुत सारी कंपनीज के जब मास ले ऑफ्स हुए तो उसमें भी ये आए, बेंच पे जो लोगों को बिठा दिया गया, उसके बाद काम नहीं किया। अब यहाँ पे की कंपनी का नाम लेंगे तो फिर कंपनी वाइज वो बातें चली जाएंगी। बट ये सवाल बड़ा है, संभवतः इस पर भी ध्यान देना आवश्यक होगा, क्योंकि ले ऑफ्स होंगे, जैसा कि आप तीनों से बातचीत करके पता चल रहा है कि ले ऑफ्स अभी और होंगे, क्योंकि एक चेंज बड़ा आ रहा है। पूरा का पूरा ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर टू एआई प्लस क्लाउड सिस्टम में आप स्ट्रेटेजिकली शिफ्ट कर रहे हैं, तो ये सब होगा, बट थोड़ा इसमें एथिकल वाला पार्ट रहे। अब वापस आएंगे छोटे से ब्रेक के बाद, वापस आएंगे वो कौन कौन से सेक्टर्स हैं जो प्रांशु ने अभी जिक्र किया, उसको थोड़ा सा और इलैबोरेट करेंगे। नंबर 1,
नंबर 2, जो जियो पॉलिटिकल टेंशंस का हवाला दिया जा रहा है वो कौन कौन सी हैं, और युद्ध के साए में क्या कुछ कनेक्शंस बन पा रहा है युद्ध से, या ये मामला अलग है, और एआई के उभार को लेकर जो बाकी कंसर्न्स हैं, इस पर बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रांशु जी, थोड़ा सा हमें ये बताइए कि ये पूरा एपिसोड हमें कौन कौन से संकेत दे रहा है एआई इन्वेस्टमेंट शिफ्ट का, जिसका आप लोगों ने अच्छे से जिक्र किया। ये जो रिसोर्सेज ट्रेडिशनल रोल से हटाकर एआई फोकस टीम्स में शिफ्ट किए जा रहे हैं, इसमें पहले तो अगर हम ये समझ पाएं कि कितने लोग, किस किस क्षेत्र के लोग, और क्योंकि इस बार हमने देखा कि 20-20 साल काम करते हुए जिन लोगों को हो गए वो भी इन छटनियों की जद में आए हैं, जबकि पहले कोशिश ये की जाती थी कि जो पुराना एसेट है कंपनी का, जो टैलेंट है, उसको रिटेन करने की कोशिश की जाए या उसको अपस्किल किया जाए। तो क्या अब वो वाली गुंजाइश, वो वाली विंडोज खत्म हो रही हैं कि इसमें अपस्किलिंग किया जाए, रिटेन करने की कोशिश की जाए? एकदम से आप हटाइए, नए लोग लेकर के आइए या नए रोल्स लेकर के आइए, क्या हम इस दौर में अब शिफ्ट हो चुके हैं? देखिए दीपक जी, पहला जो आपका क्वेश्चन है इन टर्म्स ऑफ कौन से रोल्स होंगे, क्या सेक्टर का होगा। देखिए, एक तो मैंने जैसे आपको सॉफ्टवेयर डेवलपर्स की बात बताई, अभी जो एआई टूल्स आ गए हैं जैसे कि आपका एंथ्रोपिक का क्लॉड है, और दूसरे जो चैटबॉट्स हैं, ये सब मैनुअल टेस्टिंग और एंट्री लेवल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट को रिप्लेस कर देंगे। काफ़ी लोग जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क में हैं, उनकी भी एआई काफ़ी हद तक, काफ़ी अच्छी तरह से क्लरिकल जो जॉब है उसको अच्छी तरह से हैंडल कर सकता है। आप ये समझिए कि अभी तक के जो भी रेवोल्यूशंस हुए हैं जिन्होंने इस तरीके का इम्पैक्ट किया है, उन्होंने ब्लू कॉलर वर्कर्स को इम्पैक्ट किया है। एआई पहला एक ऐसा एडवेंट है जिसमें कि एआई ने वाइट कॉलर्ड और हाई पेड प्रोफेशनल्स को इम्पैक्ट करना शुरू किया है, और इस तरीके की आप छटनी देख रहे हैं। कंपनी की लॉयल्टी की जहां तक आपने बात करी कि एम्प्लॉयज का टेन्योर क्या डिक्टेट करेगा, मेरे ख्याल से वैसे कंपनीज जो डिसीजन लेते हैं लोग बोर्ड रूम में, वैसे व्यू नहीं करते हैं। आपकी कंपनी की लॉयल्टी, कंपनी का टेन्योर काफी हद तक इंपॉर्टेंट है, लेकिन आपकी क्या वैल्यू ऐड है ऑर्गेनाइजेशन में और आप क्या इम्पैक्ट क्रिएट करते हैं, वो एक प्राइमरी मोटिवेटर है कंपनी को आपको रिटेन या लेट गो करने के लिए। तो मेरा बस यही आग्रह है कि आप अपने आप को रेलिवेंट रखने के लिए ऑर्गेनाइजेशन की अपना इम्पैक्ट मेजर करें। अगर आपको लग रहा है कि आपका टास्क इजीली रिप्लेसेबल है थ्रू एआई या जो भी एडवांसमेंट्स हो रहे हैं, तो आप अपने आप को अपस्किल करें। अब कुछ कंपनीज इसमें अलग हैं, वो अपने करंट एम्प्लॉयज को अपस्किल करने के लिए इन्वेस्टमेंट करती हैं, लेकिन ये जो बड़ी कंपनीज की हम बात कर रहे हैं जिसमें कि वर्कफोर्स 20,000, 30,000, 50,000 और इस तरीके के ले ऑफ होते हैं, तो ये स्ट्रक्चर्ड प्लान्स हमने देखा है कि वो कंपनीज नहीं कर पाती। अगर बिजनेस नीड होगी तो आप ये देखेंगे कि मास हायरिंग भी हो जाएगी दोबारा से, है ना, जिस तरह से मास ले ऑफ हो रहे हैं। तो ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है। एक और चीज मैं बोलना चाहूंगा, आपने अर्लियर बात करी थी कि ये क्या एथिकल है या नहीं है। हमने कुछ कंपनीज का देखा है, क्योंकि मैं रिक्रूटमेंट में इन्वॉल्व हूँ। जैसे कि रिक्रूटमेंट होता है कि आप अपनी कंपनी के लिए हायर कर रहे हैं, ऐसे ही एक सर्विस होती है जिसका नाम है आउटप्लेसमेंट। आप जब अपनी कंपनी से ले ऑफ करते हैं प्रोफेशनल्स को, तो जो प्रोफेशनल्स काफी टेन्योर्ड हैं, काफी लॉयल हैं, काफी हाई परफॉर्मर थे, चाहे वो रिपीटेटिव टास्क में हाई परफॉर्मर्स हों, उनके लिए कंपनीज बेसिकली कुछ एजेंसीज को अपॉइंटमेंट करती हैं कि वो इन एम्प्लॉयज की कहीं और जॉब लगा सकें। अच्छा। है ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि ये एम्प्लॉयज कहीं के लिए भी रेलेवेंट नहीं है। अब मान लीजिए ऑरेकल इन्वेस्ट कर रहा है अपने एआई इंफ्रा में, लेकिन सारी कंपनीज इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं कर रही हैं, तो इन एम्प्लॉयज के लिए जॉब के लिए आउटप्लेसमेंट सर्विस भी रिकमेंडेड रहती है, और कंपनी को अपनी एम्प्लॉयर ब्रांडिंग क्रिएट करने में काफी मदद मिलती है अगर वो इस तरीके के इनिशिएटिव लें। बट आपको लगता है इस केस में कुछ ऐसा हुआ है प्रांशु? इस केस में तो ऐसा नहीं, क्योंकि ये वॉल्यूम और स्केल आप देखेंगे तो इस टाइप का प्रोजेक्ट उनको करने के लिए जिस तरीके का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा वो एक एडिशनल कॉस्ट होगी। एम्प्लॉयज़ को लेट गो करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ आ जाती है यहाँ पे, वो उनके जो सेवरेंस पैकेजेस दिए गए हैं वो कितने ल्यूक्रेटिव हैं, वो कितना उन्हें एक रनिंग पीरियड देते हैं। कई कंपनीज काफ़ी ल्यूक्रेटिव सेवरेंस पैकेजेस देती हैं, कई कंपनीज इसको वॉलंटरी भी कर देती हैं कि आप ये सेवरेंस पैकेज लीजिए और कंपनी छोड़ दीजिए। इस केस में ऑब्वियसली वो एप्लीकेबल नहीं है, तो मुझे इंटरनली ऑब्वियसली नहीं पता है कि ओरेकल ने क्या डिसीजन लिया है, लेकिन मैं एक जनरल बात कर रहा हूँ कि कैसे कंपनीज अपने ब्रांड को मैनेज करती हैं जब वो ले ऑफ्स करती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बोली। ये कितना ध्यान रखना होगा। पीपल फर्स्ट सेंट्रिक अप्रोच एक ज़माने में होती थी, ब्रांड वर्सेस बिहेवियरल गैप की बात होती,
टैलेंट को किस तरह से रिटेन आप कर रहे हैं, उसका प्रोसेस क्या है, उससे ये पता चलता था कि आपकी कंपनी की क्या कोर वैल्यूज़ हैं। मिश्रा जी, क्या लगता है सर आपको, क्योंकि अभी इसमें पॉसिबल सेकंड राउंड भी होगा जैसे मैं बता रहा हूँ, और ये सिर्फ ऑरेकल की बात नहीं है, और भी कंपनीज हम देख रहे हैं पहले भी, तो जैसे जैसे ये डिसरप्शन आ रहा है या रीस्ट्रक्चरिंग हो रही है, इसमें क्या कंपनीज को अब ये भी ध्यान नहीं कि उनके ले ऑफ करने से जो वर्ड ऑफ माउथ जाता है पब्लिक में या दूसरे स्टेक होल्डर्स में, क्या इसको डिस्काउंट कर दिया है सबने, नाम को, ले ऑफ्स के साथ जो ब्रांड वैल्यू आपकी जुड़ी हुई है, ये सारी चीजें अब डिस्काउंट हो चुकी है, दिस इज द न्यू नॉर्मल सर? नहीं, ये देखिए, ये थोड़ा सिचुएशन इवॉल्विंग सिचुएशन है। तो कंपनी का मैनेजमेंट को ये पता है, ऐसा नहीं कि कंपनी को पता नहीं है कि इसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, लेकिन स्केल पर डिपेंड करता है। हर कंपनी का अपना अपना स्केल रहता है और उनका अपना प्रायोरिटीज रहता है। तो जैसे ये पर्टिकुलर केस में हम देख रहे हैं कि 10,000 12,000 लोगों को उनको ले ऑफ कर रहे हैं, क्योंकि उनको और एक दूसरी दिशा में उनको निकलना है। पूरा पूरा कंपनी का जो बिजनेस मॉडल वो चेंज कर रहे हैं। तो उसके लिए शायद उन्होंने सोचा होगा कि इसको एक सडन डेथ टाइप का एक सडन चेंज करा के दूसरे दिशा में उसको घुमा दिया जाए स्ट्रेटेजी को। तो उनका अपना अपना कंपनी का अपना सोच रहता है। लेकिन मे बी क्या इसके पीछे ये भी मिश्रा सर, ये भी हो सकता है कि इन्वेस्टर्स चाहते हैं कि भाई कंपनी एआई बूम का फायदा उठाए, और थोड़ा कई बार बोला जाता है ना कि कई बार लेऑफ्स वगैरह ये वॉल स्ट्रीट एक्सपेक्टेशंस के हिसाब से भी होते हैं कि आपके इन्वेस्टर्स जो चाह रहे हैं हमने वो करके दिखा दिया, तो अब परसेप्शन, ब्रांड वैल्यू, एथिक्स ये थोड़े से साइड में, बट हमारे इन्वेस्टर्स क्या कह रहे हैं वो शायद ज्यादा उस समय प्रायोरिटी पे आ जाता है। मे बी दिस कुड बी द स्ट्रेटजी। एक्चुअली मैं ये बोलूंगा कि मैनेजमेंट का जो काम है वो इट इज ए बैलेंस बिटवीन मल्टीपल पुशेस एंड पुल फैक्टर्स। एक साइड में आपके इतने सारे स्टेक होल्डर्स हैं, एक साइड में एम्प्लॉइज हैं, आपके एम्प्लॉयर ब्रांड है, ब्रांड पावर है, इन्वेस्टर है एंड फाइनेंशियल कंसिडरेशंस हैं। तो आपको एडजस्ट वो सब चीजों को ध्यान में रखते हुए एक डिसीजन लेना है। और जैसे मैंने पहले बताया, मैनेजमेंट का अपना वैल्यू सिस्टम एंड अपना थिंकिंग के हिसाब से वो चलते हैं। कोई शायद इसको स्टैगर करके करते हैं, कोई इमीडिएट करते हैं, क्योंकि उनके लिए ये करना बहुत जरूरी है। तो आप कोई भी चीज करोगे उसके लिए तो अपना प्रायोरिटीज डिसाइड करके करोगे। तो इसलिए शायद उनके लिए ये प्रायोरिटी सबसे अच्छा रहा। हम आउटसाइड से देखकर बोल सकते हैं कि एम्प्लॉइज के लिए एंड उनके फैमिलीज के लिए ये बहुत शॉकिंग एक इंसिडेंट है। लेकिन जैसे अशांक देसाई जी ने बताया कि आप देखिए 10 मिलियन पीपल आर वर्किंग, तो इसमें दिस नंबर इज प्रोबेबली स्मॉल। वी शुड नॉट जनरलाइज एंड से कि पूरा आईटी इंडस्ट्री का अभी ये शिफ्ट हो गया, ये अभी ऐसे ही बट सर चलते रहे। मे बी सर, देखिए बट प्रॉब्लम ये है कि कोई ऐसी कंपनी नहीं बची है जिसमें ले ऑफ्स की खबरें नहीं आ रही हैं, चाहे वो एक व्यक्ति का ले ऑफ हो, चाहे वो 10 लोगों का हो या 10,000 या 30,000 का हो। ले ऑफ्स बहुत सारे सवाल लेकर के आते हैं, उन सवालों में बहुत सारी सीख छुपी होती हैं भविष्य के लिए। उन सीखों को समझना बड़ा ज़रूरी है। हम ये कहकर कि भाई 10 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो रहा है, 2-4 हज़ार लोग निकल भी गए तो क्या हुआ, ये इस कम से कम इस वाले नैरेशन में वो जस्टिस नहीं हो पाता है जिन लोगों के साथ ये हुआ है। यस सर। कि हम भी देख रहे हैं कि कंपनीज हैं, एक ऑन वन हैंड लेऑफ्स हो रहे हैं और दूसरे साइड में हम देख रहे हैं कि वो लोग रिक्रूट भी कर रहे हैं। वही सॉफ्टवेयर डेवलपर जो ट्रेडिशनल रोल्स पे, जूनियर मोस्ट रोल्स पे ले ऑफ हो रहे हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर डेवलपर ऑफ ए सर्टेन कैलिबर एंड क्वालिटी and at a much higher salary. Right sir, right sir. वो talent है, capability है। Got your point sir. Yes sir. Got your point. Sorry sir, टाइम बहुत कम था मेरे पास। अशांक सर, आपका जाते जाते मैं क्लोजिंग रिमार्क, ये साइक्लिकल ले ऑफ पैटर्न हमने देखा है टेक सेक्टर हिस्टोरिकली,
बूम बस साइकिल से गुजरता रहा है। आपने भी कई बार उसका जिक्र किया है, 2001 का .com, 2008 की क्राइसिस, 22-23 के ले ऑफ, अब हम ये AI का डिसरप्शन देख रहे हैं। इसमें अभी के जो जियो पॉलिटिकल कुछ फैक्टर्स हैं सर, वो कौन कौन से हैं और उनके ठीक होते ही क्या हम थोड़ी बेहतरी देखेंगे? देखिए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन जो आज हो रहा है उसका इम्पैक्ट तो बहुत इनडायरेक्ट है आईटी इंडस्ट्री पे। ओके। देखिए, आज बात हो रही है फ्यूल कॉस्ट विल गो अप, इंटर्न विल इंक्रीज द इन्फ्लेशन। तो ये जो सब बात चल रही है उसका इम्पैक्ट हो सकता है, ऐसी बात नहीं है कि कुछ भी इम्पैक्ट नहीं होगा, मगर वो जो इम्पैक्ट है वो आईटी बजट पे जो हो रहा है वो बहुत सेकंड थर्ड लेवल इम्पैक्ट है। तो आज मुझे उसकी इमीडिएट चिंता नहीं है। जब तक ये चलता रहेगा वो 3-4 वीक्स तो ठीक है, शायद बहुत लंबा हो तो उसकी बात सोचनी पड़ेगी आज, मुझे लगती है। खाड़ी की टेंशन से डायरेक्ट रिलेशन नहीं है, लेकिन एआई इकोनॉमी के इर्द गिर्द शायद पूरा आईटी सेक्टर रीऑर्गेनाइज हो रहा है सर। इज दिस द सिचुएशन? आईटी सेक्टर रीऑर्गेनाइज हो रहा है, समझा नहीं मैं क्वेश्चन। एआई इकोनॉमी के आसपास सर। हाँ, नहीं, एआई इकोनॉमी का जो इम्पैक्ट है वो तो डायरेक्ट है, उसकी बात तो हमने आज की। आप मुझे जियोपॉलिटिकल, हाँ, वही मैंने कहा सर, वही मैंने कहा सर कि शायद जो खाड़ी में जो कुछ भी हो रहा है वेस्ट एशिया में, उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है, बट ये संभवतः जो जिनकी बात हम कर ही रहे थे कि एआई इकोनॉमी के आसपास रीऑर्गेनाइजिंग हो रही है आईटी सेक्टर की, उसके ज़्यादा इम्पैक्ट है। बट बहरहाल काफ़ी कुछ समझने को मिला सर। आप तीनों से वक्त निकालने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच अशांक देसाई सर, आदित्य मिश्रा सर, प्रांशु उपाध्याय जी, थैंक यू सो मच आप तीनों का वक्त निकालने के लिए। शो में इतना ही, अपना ख्याल रखिए, नमस्कार।